नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज, और इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है पाठ 2, जिसका शीर्षक है तलाश। और तलाश के अंतर्गत हम जो है पृष्ठ संख्या 7 जो है वो पढ़ रहे हैं। इसका अंतिम पैरा जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी गहरा प्रभाव डाला तक, यानी यहाँ तक दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। तो आज जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं वो है भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप जो है यदि चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन साथ में दबा लें, ताकि आगे आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, इसमें लेखक जो है भारत की शक्ति और सीमा के बारे में तलाश कर रहा है। यह भी कह सकते हैं कि वह प्रश्न करता है कि भारत जो है इतना शक्तिशाली था, इतना जो है पावरफुल रहा है प्राचीन समय में, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत जो है अपनी उस शक्ति को भारत ने खो दिया और भारत जो है वो दूसरे देशों से पिछड़ता चला गया। तो इसके बारे में लेखक यहाँ पर चर्चा करता है, हमें बताता है। और लेखक जो है कहता है कि भारत की शक्ति के स्रोतों का मतलब यहाँ पर है माध्यम। स्रोतों का मतलब क्या हो गया? माध्यम, अर्थात जिनके द्वारा हमें जो है जानकारी उपलब्ध होती है। अब इसका भाव क्या हो गया कि भारत की शक्ति के स्रोतों यानी माध्यमों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। लेखक बताता है कि भारत की शक्ति के जो स्रोत हैं, भारत की शक्ति के जो माध्यम हैं, यदि हम उनकी बात करें और फिर ये बात करें कि उस शक्ति का पतन कैसे हुआ, उस शक्ति का नाश कैसे हुआ, उन कारणों को यदि खोजने का प्रयास करें तो यह खोज जो है बहुत लंबी और उलझी हुई होगी। पर उसके पतन के हाल के कारण यदि भारत की हाल के कारण मैंने आज की स्थिति यदि देखें, हाल के कारण मैंने आज की स्थिति यदि देखें, लेखक कहता है तो पर्याप्त स्पष्ट है कि भारत जो है पतन के हाल के कारण जो है भारत के वो पर्याप्त रूप से जो है वो स्पष्ट है। वो कैसे हैं वो लेखक आगे बताता है कि भारत जो है वो तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया। तकनीक की जो दौड़ चली आ रही है पूरे विश्व के अंदर, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो टेक्निक्स क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये तकनीक हो गई। ठीक है, टेक्निक जिसको अंग्रेजी में आप टेक्निक बोलते हैं, तकनीक हिंदी में हो गया है। इस दौड़ में भारत जो है पिछड़ गया है। और यूरोप यानी यूरोपीय जो देश हैं वो तमाम बातों में, तमाम का मतलब सारी बातों में जो है एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था। किससे? भारत से। भारत जो है वो एशिया का देश है और यहाँ पर लेखक कहता है कि भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से जो है पिछड़ा हुआ था, शुरू से पिछड़ा हुआ था, वो तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। वो भारत से आगे निकल गया। कैसे निकल गया, क्यों निकल गया, ये प्रश्न जो है लेखक पूछता है। लेखक कहता है कि इस तकनीकी विकास के पीछे, जो तकनीकी विकास दूसरे देशों का हुआ, इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी, साइंस की जो है जागृति थी कि आने वाला जो समय है वो साइंस का है, विज्ञान का है। इसी के साथ लेखक कहता है तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी कि जीवन को हौसले से जीना चाहिए और वो लोग जो है मानसिक रूप से सुदृढ़ थे, मजबूत थे।
तभी वो जो है तकनीकी विकास कर पाए हैं। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया। अब जब नई नई टेक्निक्स आई तो उससे क्या हुआ, पश्चिमी जो यूरोप के देश थे उनकी जो सैनिक शक्ति थी वो जो है सुदृढ़ हुई, मजबूत हो गई, ताकतवर हो गई। और उनके लिए, किनके लिए, यूरोप के देशों के लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना जो है वो आसान हो गया। यानी एशिया के हमारे ऊपर, हम जो पूर्व हमें जो है पूर्वी लोग कहा जाता है, वो पश्चिमी लोग हैं। तो उन देशों ने क्या किया, उनका जब सैनिक बल मजबूत हुआ तो उन्होंने जो है पूर्व पर अधिकार करना उनके लिए आसान हो गया, सरल हो गया। लेखक बताता है कि ये केवल भारत की ही नहीं, भारत की बात नहीं है, लगभग सारे एशिया की कहानी है। अर्थात एशिया में जितने देश आते हैं उन सब की यही कहानी है। वो इसी प्रकार से जो है पश्चिम यूरोपीय जो देश हैं उनके द्वारा इसी प्रकार से उनका विस्तार क्या जो है वो उन्होंने भी भोगा है। अर्थात ये केवल हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे जो एशिया के जितने भी देश हैं उन सब की ये कहानी है। अब लेखक प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों हुआ, भी ये सारी चीज़ें क्यों हुई, भारत पिछड़ क्यों गया। भारत जब शुरू से बलवान था, ताकतवर था, तो फिर ऐसी क्या स्थिति हुई, ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है। गुत्थी में नहीं, बहुत ज़्यादा उलझी हुई चीज़ है, गुत्थी में नहीं बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, इसको सुलझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता थी, तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं भारत में। क्योंकि पुराने समय की यदि बात करें तो भारत के अंदर मानसिक सजगता थी। अर्थात भारत जो है वो मानसिक रूप से सजगता मैंने सावधान था, मानसिक रूप से जो है वो सावधान था, तकनीकी कौशल भी उसके भीतर थे, नए नए आविष्कार वो करता था, इस प्रकार की कोई कमी पहले नहीं थी। किंतु बाद की सदियों में ने बाद का जो समय आया, बाद की जो शताब्दियाँ आई, बाद की जो सदियाँ आई, उत्तरोत्तर धीरे धीरे जो है एक के बाद एक जो है उसमें गिरावट का आभास होने लगता है। अर्थात हम देखते हैं, लेखक कहता है आभास होने लगता है, हमें प्रतीत होता, अनुभव होता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो इसके अंदर जो है गिरावट होती चली गई। नेक्स्ट कहता है जीवन की लालसा, लालसा मैंने इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, और उद्यम, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम या मेहनत भी आप कह सकते हैं, परिश्रम या इसको मेहनत आप कह सकते हैं, उद्यम होता है मेहनत, ठीक है। अब जीवन जीने की जो इच्छा थी और उद्यम में उसकी कमी आ जाती है, कमी आ गई है, पहले जैसा भारत उद्यमी नहीं रहा है, जीवन की लालसा भी यहाँ उसमें कम हो गई है। अब क्षीण होती, क्षीण का मतलब होता है मंद पड़ती हुई, क्षीण मैंने मंद या मध्यम भी कह सकते हैं, या आप इसको धीमा भी कह सकते हैं, ठीक है, धीमा भी आप इसको कह सकते हैं। अक्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक होता है क्रिएटिविटी, ठीक है ना, जो उसके अंदर जो वो क्रिएटिविटी थी वो जो है खत्म हो गई, भारत के अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो खत्म हो गई और उसके स्थान पर क्या आ गया, अनुकरण करना सीख लिया उसने, अनुकरण मैंने नकल करना उसने सीख लिया। अब कहता है क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह उसके स्थान पर क्या हुआ, अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, जहाँ पर देखिए प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को क्या किया था, उसने भेदने का, जानने का प्रयास किया था, वहाँ अब क्या हो गया, शब्द आडंबर, शब्द आडंबर का मतलब होता है, आडंबर में होता है दिखावा, और शब्द हो गए, आडंबर का मतलब क्या हो गया, दिखावा हो गया, आडंबर का मतलब क्या हो गया, दिखावा, यानी हम दिखावा ज़्यादा करने लगे हैं, शब्दों का दिखावा ज़्यादा होने लगा है और वो आविष्कार सब जाते रहे हैं। भाष्यकार, भाषा के जो जानकार थे उसका स्थान लेते हुए दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेखक कहता है कि भव्य कला की यदि बात करें, जो हमारे भवन, बड़ी बड़ी इमारतें जो रही हैं, मंदिर रहे हैं, उनमें जो कलाएं की गई हैं, इसी प्रकार से मूर्ति निर्माण का स्थान जो है वो जटिल
पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। अब पच्चीकारी वाली जो है सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी है। पहले जैसे हम पत्थरों पर बनाते थे, पत्थरों में नक्काशी करते थे, अब उसका स्थान किसने ले लिया है? इसने। यानी कहने का भाव आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, आपने देखा होगा अब इनके फ्रेम बन करके आने लगे हैं। आपको कोई नक्काशी चाहिए, उसका फ्रेम आप ले सकते हैं मार्केट से और आप स्वयं भी जो है उसको बना सकते हैं। तो उसमें पारंगतता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए लेखक कहता है कि उसका स्थान उसने ले लिया। प्रभावी, किंतु अब भाषा की बात कर रहा है। पहली जो भाषा थी वो प्रभावी थी, सरल भी थी, सजीव भी थी और समृद्ध भाषा भी थी। जो हमारी प्रभावी भाषा थी, पहली जो भाषा थी वो प्रभावी थी, सरल थी, सजीव और समृद्ध भाषा थी। अब उसके स्थान पर क्या हो गया? अत्यंत अलंकृत। अलंकृत का मतलब होता है सजी हुई। अलंकृत का मतलब क्या हो गया? सजी हुई या सुशोभित। ठीक है, सजी हुई हम इसको कह सकते हैं, सजी हुई जो है। और जटिल में मुश्किल साहित्य शैली ने ले ली। अर्थात जो साहित्य की भाषा थी उसका स्थान, जो पहली वाली भाषा का स्थान साहित्य भाषा ने ले लिया। आगे कहता है लेखक कि साहसी कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण साहसी कार्य भारत ने बहुत सारे किए हैं। छलकती हुई जिंदगी थी, जहाँ हमें देखने को मिलता है इतिहास के अंदर, जिसके कारण क्या हुआ? सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था। सुदूर देशों में दूसरे जो दूर दूर के देश हैं वहाँ तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, साहसिक कार्य किए लोगों ने, जो हमारे भारतवासी थे। लेकिन फिर क्या हुआ? क्षीण हो चली। अब क्षीण हो चली थी और उसके स्थान पर क्या हो गया था? उसके स्थान पर अब क्या हो गया? महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया है। अर्थात अब क्या बना दिए? नियम बना दिए हैं कि महासागरों को पार नहीं करना है, आप किसी देश में नहीं जा सकते हैं, आप प्रचार प्रसार के लिए नहीं जा सकते हैं। तो वो जो संकीर्ण रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता का मतलब होता है एक ऐसा विचार जिस पर आप अडिग हो जाएं, जिस पर आप खड़े रहे, टिके रहे, उससे डिगे नहीं, वो रूढ़िवादिता है। उसने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की, ध्यान दीजिएगा, जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना जो है वो लुप्त हो गई। पहले क्या करते थे? हम जांच पड़ताल किया करते थे कि यह काम क्यों करना चाहिए, क्यों का प्रश्न हम ढूंढते थे, क्यों प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते थे। जांच पड़ताल, विवेकपूर्ण चेतना जो थी, जो सोचने की क्षमता थी, वह लुप्त हो गई, गायब हो गई। और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली और हमने क्या करना शुरू कर दिया? अंधी मूर्ति पूजा की ओर अग्रसर हो गए, उसका स्थान ले लिया। अब हम यह नहीं देखते थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस करे जा रहे हैं। तो लेखक बताता है कि अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया, उसे कुचल करके रख दिया, मसल दिया, दबा दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मूर्छा में बेहोश हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। भारत का ह्रास मैंने धीरे धीरे जो है उसमें गिरावट आने लगी, नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगी, संस्कारों का ह्रास होने लगा। और ऐसा होने पर क्या हुआ? वह गतिहीन हो गया। गतिहीन अर्थात उसमें वो विकासशील नहीं रहा, गतिहीन हो गया और जड़ हो गया। जड़ का मतलब होता है स्थिर हो जाना, एक स्थान पर खड़े रहना, स्थिर हो जाना। तो वो क्या हो गया? स्थिर हो गया। जबकि विश्व के जो दूसरे हिस्से थे वो प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते गए। अब भारत तो गतिहीन हो गया, जड़ हो गया, जबकि विश्व के जो दूसरे देश थे वो प्रगति पथ पर आगे बढ़ते गए। अब ये लेखक ने ये चीज़ बताई। अब लेखक कहता है कि ये जो पूरी हमने अभी तक स्थिति पढ़ी है, ठीक है, लेखक बताता है किंतु यह स्थिति का जो है पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी है, लेखक बताता है कि जो जानकारी ऊपर दी गई है ये सही सर्वेक्षण नहीं है, सही जानकारी नहीं है, सही आंकड़े नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए ये भी बताता है। वो कहता है यदि केवल जड़ता और गतिहीनता अर्थात जड़ता भी और गतिहीनता भी एक रस में ने एक समान, एक साथ भी आप कह सकते हैं, एक समान या एक साथ भी आप इसको कह सकते हैं। यदि ये दोनों चीज़ें एक साथ, जड़ता भी और गतिहीनता दोनों एक साथ, और लंबा दौर इनका रहा होता, लंबे समय तक ये चलती, लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। अर्थात हम अतीत से बिल्कुल टूट जाते और ऐसा होने पर क्या होता? एक युग का अंत हो जाता
और उसके ध्वंस अवशेषों पर, ध्वंस अवशेषों का मतलब है एक अंत, जो युग का अंत हुआ है वो विध्वंस हो गया है, उसका अवशेष में जो बचा हुआ जो हिस्सा है उसके ऊपर किसी नई चीज़ का जो है निर्माण होता है, एक नई संस्कृति जो है उत्पन्न होती, पैदा होती। लेकिन लेखक बताता है इस तरह का कर्म भंग नहीं हुआ है, इस तरह का कर्म भंग नहीं हुआ है, जो यहाँ पर ये बात बता रहा है ना, इस तरह का जो कर्म भंग यहाँ पर नहीं हुआ है, और भारत में भी निरंतरता बनी रही है। दूसरे कुछ ज़्यादा तीव्र गति से जो है आगे बढ़ रही तो भारत जो है धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन निरंतरता वो उसके अंदर बनी रही है। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण हुए। पुनर्जागरण मैंने लोगों में जागृति लाने का काम, लोगों को रास्ते पर लाने का काम, लोगों को राह दिखाने का काम, अपनी संस्कृति के बारे में बताने का काम, ये पुनर्जागरण के अंतर्गत आते हैं। कि पुनर्जागरण के दौर भी जो है वो आते रहे हैं, और नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के अंश के साथ, जिसको हम रक्षा करने लायक समझा जा गया है, कोई पुराना अंश जिसको हम रक्षा करने लायक समझते हैं, अर्थात वो पुराने संस्कार जो हमें लगता है कि हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे लिए सुरक्षित हैं, उनके साथ जो है हम क्या करते हैं, उसका सामंजस्य, सामंजस्य मैंने तालमेल, सामंजस्य मैंने तालमेल जो है, तालमेल करने का प्रयास जो है वो साफ जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। लेखक कहता है अक्सर पुराने का केवल बाहरी जो ढांचा होता है वो प्रतीक के रूप में बचा रहा, और उसकी अंतर्वस्तु मैंने भीतर की जो वस्तु थी वो बदल गई। पुराने की यदि बात करें, लेखक कहता है अक्सर का शब्द का प्रयोग कर रहा है, ऐसा नहीं, हम अक्सर ऐसा होता है, हमेशा नहीं। पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसका अंतर्वस्तु जो थी वो बदल गई है। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच, पुराने और नए के बीच में तालमेल स्थापित करने की इच्छा जो है वो बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी है। किसे गति दी है? भारत को गति दी है, और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य भी दी है। आत्मसात करना, इसको आप अपनाना कह सकते हैं, आत्मसात करना, अपनाना, या इसको कह सकते हैं व्यवहार में लाना, अपना करके व्यवहार में लाना, ये क्या कहलाता है? आत्मसात कहलाता है। ठीक है, तो भारत की तलाश जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। और पिछली वीडियो का लिंक दोस्तों जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।